नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। प्रेमचंद का परिचय तो हम सब जानते ही हैं। प्रेमचंद को महान कहानीकार, उपन्यासकार। मतलब उन्होंने सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे और कफन, पूसी रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, न जाने ईदगाह, न जाने कितनी कहानियां। 300 से ऊपर उनकी कहानियां हैं, उनके निबंध हैं। तो आज जो हम पहला इस कार्यक्रम में जो हम पहला एक हिस्सा जो है वो सिर्फ प्रेमचंद और उनके जीवन में, मतलब उनका क्या व्यक्तित्व था या उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, तो जिसका बहुत सारा जिक्र कलम के सिपाही में होता है, जो उनकी बायोग्राफी है। तो सबसे पहले तो हम रैप सॉन्ग से एक बार शुरुआत करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। भारतीय साहित्य के राजा, साहित्यिक शक्ति में परम ताजा। आज भी उनके लिखे सोचे समझे चरित्र होते सारे विचित्र, होता उनके अंदर शोर, हमें दिखते चारों ओर। लेख उनकी कभी दिल को छू जाती, कभी खुद से ही खुद को लड़ा जाती। तोड़ा हमने जो ढांचा जिसने हमको था घेरा, मोड़ा हमने जो विचार जिसमें रूढ़िवादी का बसेरा। हुआ संभव ये मुंशी जी के प्रेम से, हाँ संभव ये मुंशी जी के प्रेम से, जिनका नाम है नवाब बेजुबान की आवाज, जिनका नाम है नवाब बेजुबान की आवाज। पहन के झूठ का गंदा चश्मा, सस्ते नजर चुरा के चलते थे कुछ छाती ताने, कुछ मुंडी उठा के। ऐसे झूठ मूठ से हमको बचाया, समाज की सच्चाई को सच्चाई से दिखाया। निर्मला के कफन से आती है बू दहेज की नहीं सीमित, यहीं तक ये बताती है बेचैनी से भरे मन को कैसे भटकाते हैं ज्ञानी है। हीरा मोती और गधे से संसार को है तोला, इस छोटी सी कहानी ने जीवों की भाषा को बोला। हुआ संभव ये मुंशी जी के प्रेम से, हाँ संभव ये मुंशी जी के प्रेम से, जिनका नाम है नवाब बेजुबान की आवाज, जिनका नाम है नवाब बेजुबान की आवाज। जितनी जल्दी इनकी कहानी करती हम पर असर, उतना ही मुश्किल रहा इनके जीवन का सफर। 7-8 साल थी उम्र जब माँ गई गुजर, पिता ने कर ली दूसरी शादी हालातों से हार कर। सौतेली माँ का व्यवहार हालत को खस्ता कर रहा था, बिना लाड प्यार बचपन गुजर रहा था। पिताजी के बाद परिवार को संभाला, बनना चाहते थे वकील, गरीबी ने तोड़ डाला। जिंदगी की न होती एक दिशा, दशा बनती है बिगड़ती है, गिरती है संभलती है लेकिन जरूरी कलम को घिसना, अपने अनुभवों को पन्नों पर लिखना। रंगभूमि है फर्जी जब छिड़ी थी ये बात, किसी ने भी आगे आकर नहीं दिया साथ। डटे रहे मुंशी जी, नहीं मानी हार, सबसे उत्तम उपन्यास का मिला पुरस्कार। हुआ संभव ये मुंशी जी के प्रेम से, हाँ संभव ये मुंशी जी के प्रेम से, जिनका नाम है नवाब बेजुबान की आवाज, जिनका नाम है नवाब बेजुबान की आवाज। जीते जिंदगी साधारण, बेमुरौबत लिखाई, है ये सिपाही कलम के सिपाही। भारत की आवाम करती आपको सलाम। तो बहुत खूबसूरत गीत रहा। और ये थोड़ा सा मुंशी जी के जो प्रेमचंद हैं उनके बारे में, जो कलम का सिपाही है, हमारी टीम ने उसी पे काम किया है। तो एक वीडियो देखते हैं जिसमें मुंशी जी के जो काम है और जो उनके बारे में जानकारी मिलती है कलम के सिपाही ये किताब से। तो देखते हैं ये वीडियो। मेरा जीवन स्पष्ट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी, यानी जिसे आना हो सोच समझ कर आए। जब आत्मकथा लिखने पर आए तो पहले ही सबको आगाह कर दिया, पर सच तो यह है कि अगर कोई ऐसी बात होती तो शायद उन्होंने अपने बारे में इतना भी ना लिखा होता और यह कह के टाल दिया होता कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं लिखूं। शनिवार 31 जुलाई 1880 लम्ही के कच्चे मकान में नवाब का जन्म हुआ। नवाब तेतर थे, यानी 3 लड़कियों के बाद जन्म हुआ था, और कहा गया ऐसी संतान माँ या बाप में से किसी एक को खा जाती है। ये भी एक प्रकृति का व्यंग है कि जिसने जीवन भर कुरीतियों को ठोकर मारी, वो खुद एक रूढ़ी छाया में जन्म लिया।
उस वक्त भी जब नफरत की चिलचिलाती हुई धूप में सब कुछ झुलस रहा था, मुंशी प्रेमचंद कचोटा बांधे चुपचाप धीर गंभीर मन से उस कड़ी धरती में अपना हल चला रहे थे और बीज बो रहे थे। बीज बो रहे थे न्याय के, विवेक के, प्रेम और सच्चाई के, जो किसी दिन फूलेंगे फलेंगे। उन्हें शायद खुद यह दिन देखना नसीब ना हो, मगर उससे क्या? सुख क्या केवल फल की प्राप्ति में है? कर्म में खुद कोई सुख नहीं क्या? कितनी बार कहा करते थे वह अपने बचपन से मुंशी प्रेमचंद जी। माँ का साया 8 की उम्र में हट गया, पिता ने दूसरी शादी कर ली और नवाब अकेले हो गए। इस अकेलेपन ने किताबों को अपना साथी बना लिया। तिलस्म और अय्यारी की मोटी मोटी किताबें चाट डाली। पढ़ने का ये हाल था तो लिखने का ख्याल कैसे ना आता। 13 की उम्र में लिखने बैठे तो तिलस्म और अय्यारी छोड़ सामाजिकता की राह चुनी। छुआछूत से नफरत करते, इसे जिंदा कोमा कहते थे। समाज में औरतों की दशा, नारी को देवी कहने से कुछ नहीं होगा, उसे उसके अधिकार मिलने चाहिए। विधवा कन्या ब्याह क्यों नहीं रचा सकती? पुरुष तो बुढ़ैती में ब्याह रचाते हैं। उनके यही विचार उनके जीवन में भी नजर आते हैं। उनका पहला विवाह तो सफल ना रहा, पर 25 वर्ष की आयु में निर्णय किया कि वो किसी विधवा से ही शादी करेंगे। नतीजे के रूप में उन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया। बिरादरी का विरोध सहना पड़ा, पर वे इसके लिए तैयार थे। आज भी ये काम आसान नहीं है, उस समय तो बगावत से कम ना होगा। जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, साथ ही लेखन में भी एक नया दौर शुरू हुआ। मैंने अपनी पहली कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, नवाब राय के नाम से लिखी। ये कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका ज़माना में 1907 में प्रकाशित हुई। एक दिन मुंशी जी अपनी रावटी में बैठे हुए थे कि उनको न्यायाधीश का बुलावा आया। 30-40 मील का रास्ता तय कर जिलाधीश के पास पहुंचे। साहब के सामने सोजे वतनी की एक प्रति रखी हुई थी। उस वक्त मुंशी जी नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। जिलाधीश ने पूछा, ये पुस्तक तुमने लिखी है? उन्होंने स्वीकार किया, हाँ साहब मैंने लिखी है। साहब ने कहानियों का आशय पूछा और अंत में बिगड़कर बोले, तुम्हारी कहानियों में विद्रोह भरा हुआ है। अंत में फैसला हुआ कि उन्होंने सोजे वतनी की सारी पुस्तकें सरकार के हवाले करने को बोला और जिलाधीश ने कहा, मेरी इजाज़त के बिना कुछ ना लिखना। इसीलिए नवाब राय लापता हुए और मुंशी दया नारायण ने एक नया नाम पेश किया, मुंशी प्रेमचंद। 4-5 महीने बाद सन 1910 के अक्टूबर-नवंबर में आकर प्रेमचंद का जन्म हुआ। इस नाम के साथ छपने वाली पहली कहानी बड़े घर की बेटी है। अब महावीर प्रसाद कोदार से मुलाकात हो चुकी है और उनके माध्यम से एक नई भाषा हिंदी का दरवाज़ा भी उनके लिए खुल रहा है। अब वो घर से अलग थलग अपने कामों में जुटे रहते हैं। कर्म ही जीवन का असली उल्लास है, ये सत्य उनके भीतर बहुत पहले से घर कर चुका था। चुपचाप एक कोने में बैठे हुए अपना काम करते रहे और जिंदगी के दिन काटते रहे। उनका कहना था, जिंदगी का मतलब मेरे लिए हमेशा एक ही रहा है, काम, काम और सिर्फ काम। जब मैं सरकारी नौकरी में था तब भी अपना सारा वक्त मैं साहित्य को ही देता था। मुझे काम करने में मजा आता है। एकदम काल्पनिक चरित्र की रचना करना उनका स्वभाव ना था। आधार असली होना चाहिए, उस पर चाहे कल्पना का रंग कितना ही चढ़ जाए। इसलिए मुंशी जी अपने चरित्र सीधा जीवन से लेते थे। उनके नाम से ही हमारे मन में सचेत सजीव कहानियां जीवित हो उठती हैं। 2 बैलों की कथा, सुजान, भगत, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, पूस की रात, बूढ़ी काकी और रंगभूमि। रंगभूमि का मुख्य चरित्र सूरदास। अपने रक्त से प्रेमचंद ने उसकी रचना की है। न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य, जितनी भी बातें सूरदास के माध्यम से प्रस्तुत है, प्रेमचंद की अपनी है। और यही न्याय और दया
सिर्फ उपन्यासों तक सीमित नहीं है। नौकर से ज्यादा काम लेना उन्हें पसंद न था। अपना बिस्तर वो खुद उठा लेते थे, अपनी धोती भी खुद ही धो लेते थे। बीवी को कभी कभी ये बहुत बुरा लगता था, लेकिन वे अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि वो ये कभी नहीं भूले हैं कि वे खुद कभी 5 रुपए के नौकर थे। वो कहते हैं, अपने हाथ से पानी लेकर ना पीने में कौन सी नवाबी है, ये तो काहिलों की हरकत है। रंगभूमि उनके आज तक की जीवन उपलब्धि का महाकाव्य है और इसमें सूरदास ही प्रेमचंद है। जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। जीविका चलाना मुश्किल और थका देने वाला काम था। सोचते कितना अच्छा होता अगर सारा समय लिखने का होता, पर लिखने से जीविका नहीं चल सकती थी, सो उन्होंने मास्टरी की ट्रेनिंग कंप्लीट की। इन्हीं दिनों उनका छोटा सा उपन्यास असरसे माउवीद बनारस के एक छोटे साप्ताहिक उर्दू पत्र आवाज़े खलफ में धारावाहिक छपना शुरू हुआ। यह उनकी पहली रचना थी जिसने प्रकाश देखा। मुंशी जी ने ठान लिया, जीवन नहीं रुकता तो लिखना क्यों, और रोज लिखने के लिए समय निकाल ही लेते, क्योंकि इत्मीनान जिंदगी में कहाँ है, इत्मीनान तो बस मौत में है। मास्टरी उनकी जीविका थी और लिखना उनका जीवन। जीविका चाहे रुक सकती थी, पर जीवन अपनी धीमी गति से चलता ही रहता था। मुंशी जी कहते हैं कि मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ ना लिखूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको, और ये खास तौर से कलम का सिपाही से ले गए हैं ये सब प्रसंग। और अभी मुंशी प्रेमचंद की पर्सनैलिटी के और भी एक बहुत सारे हिस्से थे उनके, जो उनके जीवन के बहुत सारे हिस्से थे। खास तौर से उनका महात्मा गांधी के साथ जुड़ना, महात्मा गांधी के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, ऐसा पता चलता है उनकी जीवनी से। और उसके अलावा प्रेमचंद के बहुत सारे रंग हमें और भी कलम का सिपाही में पता चलते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो देखते हैं, फिर हमें आइडिया लगेगा कि उसमें हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा भी होगी, यानी कि जिसे आना हो समझ बूझ कर आए। एक रोज स्कूल की टीम का फुटबॉल मैच मिलिट्री के गोरों की एक टीम से हुआ। गोरे शायद मैच हार गए। स्कूल के लड़कों ने जोर जोर से हिप हिप हुर्रे का नारा लगाना शुरू किया। गोरे खिसियाए हुए तो थे ही, ये चीज उनको कटे पर नमक छिड़कने जैसी मालूम हुई। इन काले आदमियों की ये मजाल। एक गोरे ने किसी खिलाड़ी को बूट से ठोकर मार दी। मैच देखने वालों में नवाब भी था। गोरे को बूट चलाते भी उसने देखा। जिस्म बहुत मजबूत नहीं था तो क्या, दिल तो मजबूत था, और फिर अपने ही मैदान पर खेल हो रहा था। चढ़ती जवानी की उम्र, नवाब का खून खौल पड़ा। इसकी ये हिम्मत सिर्फ इसलिए कि हम काले हैं, हिंदुस्तानी हैं। फिर क्या था, उसने आओ देखा न ताओ झपट कर मैदान में गड़ी हुई एक झाड़ी उखाड़ ली और बेतहाशा उन पर पिल पड़ा। लड़कों ने जो उसको आगे आगे देखा तो खेलने वाले और तमाशाई सब मैदान में कूद पड़े और उन गोरों की ऐसी पिटाई की कि उन्हें छठी का दूध याद आ गया। सारी अकड़ फूं धरी रह गई। मैदान जब खाली हुआ तो स्कूल वालों को सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात पे हुआ कि इस मार्के में पहल उस शर्मीले नौजवान मुदर्रिस ने की थी जिसे खेलने से बहुत कम लगाव था और जो हमेशा अपनी किस्से कहानी की किताबों में डूबा रहता था। झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है, अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन आंखों के आगे सरीहन बेइंसाफी हो रही हो तो इंसान चुप भी कैसे रहे। जुल्म देखकर उस आदमी को जैसे फिर किसी बात का होश नहीं रह जाता था और तैश खाकर तिल मिलाकर कूद पड़ने के अलावा फिर और कुछ ना सूझता। सुनते हैं कि चुनार के मिशन स्कूल में एक कोई इब्ने अली नाम के मौलवी साहब थे। स्कूल के अधिकारी उनके साथ कोई बेइंसाफी कर रहे थे जो मुंशी जी को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने बेधड़क मौलवी साहब का साथ दिया, खुलेआम जमकर। बात बढ़ी, मुंशी जी भी मौलवी साहब के साथ निकाल दिए गए।
किसानों की हालात गुलामों से बदतर थी। सब जुल्म सहते थे मगर चू भी न कर सकते थे। साहब लोग दिन दहाड़े मार कर फेंक देते थे और कोई उनका हाल पूछने वाला भी न था। आखिरकार गांधी जी चंपारण पहुंचे और हिंदुस्तान में सत्याग्रह का पहला प्रयोग आरंभ हुआ, जो कि असाधारण रूप से सफल रहा। वहां से छुट्टी पाकर गांधी जी ने गुजरात पहुंचकर खेड़ा के किसानों की लड़ाई छेड़ दी, कि राष्ट्रीय जागरण के नए अध्याय थे, जिन्हें एक आदमी जो राजनीति की दुनिया से दूर था, बैठा बैठा बड़े ध्यान से देख रहा था। गांधी जी के आने के साथ प्रेमचंद की पैनी आंखें उन पर गड़ गई थी। अपने हृदय स्थित सहज ज्ञान से उन्होंने संकेत पा लिया था कि यह आदमी जरूर कुछ करेगा। कुर्सी तोड़ राजनीतिकों से कितना भिन्न है यह व्यक्ति, जो राजनीति का पहला अर्थ जन सेवा समझता है, दुखी जनों के बीच जाता है, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, उनके दुख दर्द में साथ देता है और उन्हीं को जगाकर संघर्ष में आगे ले आता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के जो आदर्श गांधी जी देश के सामने रख रहे थे, वह समग्रतः अपने अपने मन के थे, क्योंकि जिस रास्ते चलकर गांधी जी ने उन्हें पाया था, बहुत कुछ उसी रास्ते चलकर प्रेमचंद भी उन्हें पा चुके थे। वह असहयोग आंदोलन का जमाना था। गोरखपुर में प्रेमचंद गंभीर रूप से बीमार पड़े। ऐसी स्थिति हो गई कि बचने की आशा न रही। इस दौरान 8 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी गोरखपुर आए। प्रेमचंद पत्नी और बच्चे के साथ गांधी जी का भाषण सुनने गए। बेहद तंगी थी। इसके बावजूद गांधी जी के भाषण के प्रभाव में उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, जबकि यह निर्णय इतना आसान नहीं था। जीने को तो सभी जीते हैं, कोई आराम से, कोई तकलीफ से। कोई शाही टुकड़े खाता है, कम ख्वाब पहनता है और महलों में रहता है। कोई जौ की रोटी और बथुए का साग खाकर और अपनी फटी मिर्जई पहनकर अपनी चूती हुई मड़ैया में अपनी जिंदगी के दिन गुजार देता है। वो सबकी अपनी अपनी बात है। दुनिया को सबसे कुछ सरोकार नहीं। जो मालदार है वो किसी का घर नहीं भर देता, और जो दरिद्र है वो किसी का कुछ छीन नहीं लेता। दुनिया तो बस एक बात जानती है, उसी एक कांटे से वो सबको तौलती है। उसकी खातिर कौन कितना जिया या नहीं जिया। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जो दूसरों के लिए जिए वही असल आदमी है। करोड़पति मर जाता है, कुत्ता भी नहीं भूखता। और जिंदगी भर चीथड़ा उड़कर घूमने वाले सच्चे बैरागी की समाधि पर लोग सिजदे करते हैं, फूल और बताशे चढ़ाते हैं। दुनिया अपने ऊपर की गई भलाई को कभी नहीं भूलती। और फिर ये तो किसी पर भलाई करने की बात नहीं है। जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ उसका झाड़ झंकार साफ करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। ना सही मैं महात्मा, मगर अपनी बिसात भर काम तो हर शख्स कर सकता है। अपनी ताकत भर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। किसी के हाथ में कोई हथियार है, किसी के हाथ में कोई। कुछ लोग व्याख्यान देने में निपुण होते हैं। वो घूम घूम कर अपने व्याख्यानों से लोगों को जगाते फिरते हैं। कुछ लोग संगठन करने की कला जानते हैं। वो इस बिखरे हुए समाज को संगठन की डोर में बांधकर लोगों के दिमागों के बंद खिड़की दरवाजे खोलते हैं। मुझसे वो चीज़ें नहीं बन सकती, पर मेरे हाथ में कलम है। लोग किस्से कहानियाँ पढ़ना भी बहुत पसंद करते हैं। मैं अपने किस्से कहानियों से लोगों को उनके समाज के असली रूप को उनकी आंखों के सामने लाऊंगा और उन्हें सोचने के लिए मजबूर करूंगा। इतना अगर मैं कर सका तो समझूंगा कि मेरी जिंदगी अकारथ नहीं गई। मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत जिंदगी रही और खूबसूरत वीडियो रही, और साथ मुंशी प्रेमचंद के जीवन के जो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पहलू थे, जो जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उनके जीवन के बारे में बहुत बातें पता चली। खास तौर से उनका एक जो पूरा गांधीवाद के प्रति रुझान था, या आज़ादी की लड़ाई में जो उनका एक, उन्होंने अपनी नौकरी को, सरकारी नौकरी को छोड़ा। स्पेशली सरकारी नौकरी से तो बड़ा मोह रहता है लोगों को,
तो उसको छोड़ देना और एक मूवमेंट में कूद पड़ना। और जैसा कि हमने इस कार्यक्रम में बोला कि हम आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो मुंशी प्रेमचंद के जो उनकी खुद का जीवन है उस पर ज़्यादा हम फोकस रखेंगे। कलम के सिपाही प्रेमचंद हो या फिर कोई और, बचपन अबोध व चंचल होता है। प्रेमचंद को घर में नवाब कहकर पुकारा जाता। माँ नवाब पर जान छिड़कती थी। उसे हमेशा यही डर लगा रहता कि कहीं उसके लाल को नजर ना लग जाए, कहीं कोई उस पर टोना ना कर दे। माँ के लाडले थे और शरारत उनकी घुट्टी में मिली थी। बचपन में एक लड़के रामू की हजामत बनाते बनाते बांस की कमानी से उसका कान काट लिया। कान तो नहीं कटा पर खून खूब बहा। फसल के दिनों किसी के खेत में घुसकर ईंख तोड़ना, मटर उखाड़ना रोज की बात थी। खेत वालों की गाली पड़ती तो ईंख और मीठी व मटर और मुलायम हो जाती। आम के मौसम में ढेला चलाना नवाब का पसंदीदा काम था और टोली में उनका निशाना चर्चे पर था। रखवाला चिल्लाता है तो चिल्लाए, हमें तो आम से मतलब है। चुलबुलेपन की कोई इंतहा न थी। कहीं बंदर भालू का नाच तो कहीं घुड़दौड़ हो रही है। रामू, रघुनाथ, पृथ्वी, पदारथ, बांगुर, गोविंद और भी न जाने कौन कौन, पूरी टोली थी। इतने कच्चे आम खाते कि पूरा मुंह फदका रहता। सर्दियों में पुनिये के रस के मजे लेते। दिन खेलते कूदते बीत जाता और रात को दादी से कहानियां सुनते, भूत और प्रेत, राजा और रानी। दादी के पास कहानियों की कमी थोड़े ही ना थी। और फिर लड़ाई होती कि कहानी सुनते वक्त दादी का मुंह बलबेंद्र भैया जैसा क्यों हो जाता है। वहीं लम्ही से कुछ मील दूर एक मौलवी साहब रहते थे, जो पेशे से तो दर्जी थे पर मदरसा भी लगाते थे। 8 की उम्र में नवाब की पढ़ाई शुरू हुई, जो मस्ती का एक नया बहाना थी। मुंशी जी ने अपनी कहानी चोरी में उन दिनों की यादों को कुछ यूं बखेरा है। हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वो कच्चा टूटा घर, वो पुआल का बिछोना, वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आमों के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने घूम रही हैं। चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी मिलती थी, अब तो फ्लैक्स के बूटों में भी नहीं मिलती। गरम पनवे रस में जो मजा था वो अब गुलाब के शरबत में भी नहीं मिलता। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था वो अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हल्दर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी और मैं हल्दर, मैं 10 साल का था। तो क्या था, हम दोनों भाई सुबह सुबह बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चवेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना ही गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो किसी थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नाचने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते। कभी किसी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की भाड़ देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था ना, उतना तो शायद से टाइम टेबल को भी नहीं था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था, वो भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बिठाता था। हम उससे झगड़ कर उसका काम करते थे। कहीं बाल्टी लिए पौधों को पानी दे रहे हैं, कहीं खुरपी से कैरिया गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से पेलों की पत्तियां काट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। पर जितना काम वो दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते। पर अब वो माली नहीं है। लेकिन भाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों के गले मिलूं और रोऊं और कहूं, प्यारे तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरी याद अभी उतनी ही हरी है जितने तुम्हारे पत्ते निस्वार्थ प्रेम के जीते जाते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब पर मुंह धोने गए तो हल्दर मियां ने एक सफेद सी चीज मुट्ठी में लेकर दिखाई।
1 रुपए का सिक्का कहाँ से मिला? अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी की और निकाल लिया। उस वक्त घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं, पैसे रुपए ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। अंदर को न जाने क्यों कर पता लग गया। अरे जब घर के सारे लोग काम धंधे में लग गए, मैंने चारपाई खड़ी की, उस पे चढ़ा और रुपया निकाल लिया। उस वक्त हमने कभी रुपया छुआ तक ना था। वो रुपया देखकर आनंद और भय की तरंगे जो दिल में उठी थी वो अभी तक याद है। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। रुपए तो अनगिनत थे नहीं, पर चोरी का खुल जाना मानी हुई बात थी। चाचा जी के क्रोध का मुझे तो नहीं, पर मियां हलदर को अनुभव हो चुका था। इस रुपए का क्या करें? ऐसा करते हैं, टोपी ले लेते हैं। बाबू जी टोपी ले लेते हैं, घर के लोग पूछेंगे टोपी कहाँ से आई। हाँ ऐसा करते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं। बे बेवकूफ, कपड़ों के साथ भी तो यही बात है जो टोपी के साथ है। ऐसी चीज सोच जिससे पेट भी भर जाए और पैसे भी कम खर्च हो। अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, ताजे ताजे अमरूद ले लो। अम्मा ये अमरूद कैसे दिए हैं? 2 पैसे से। लो 1 सेर दे दो। 1 रुपए का सिक्का कहाँ से लाए लाला? चोरी तो नहीं की? अरे नहीं कसम से। जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं, 2-4 किताब तो हम पढ़ चुके थे। विद्या का कुछ असर तो हो चला था। मैंने झट से कहा, वो अम्मा मौलवी साहब की फीस देनी है ना, तो घर में पैसे ना थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं। अच्छा। हम दोनों ने पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए। चल भाई चल। अरे ये पैसे तो बच रहे हैं। अरे इन पैसों को जेब में रखना तो पूरे गांव में चोरी का ढिंढोरा पीटना। अरे ये पैसे तो बचते रहेंगे, जल्दी कुछ सोच। ऐसा करते हैं, मौलवी साहब की फीस दे देते हैं। हाँ, और जो मौलवी साहब की फीस के पैसे मिलेंगे वो उड़ाएंगे। हमारे मौलवी साहब पेशे से दर्जी थे। मौलवीगिरी तो वो शौक से करते थे। मौलवी साहब, पिताजी ने कपड़े दिए सिलने के लिए। तू एक बात बता, जब मैं सिलाई करने बैठता हूँ तो तू किताब लाता है कि मौलवी साहब पढ़ा दो, और अब यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो तू कपड़े लेके आया कि मौलवी साहब सिल दो। तूने मुझे समझ के रखा है? कोई काम ठीक जगह ठीक समय पर करता है तू। और तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, यहाँ मैं मास्टर हूँ, मास्टर, दर्जी नहीं। नहीं सिलना तो मत सिलो। अरे बेटा आ जा, आ जा, ला अब जा, 1 हफ्ते बाद आना। पर पिताजी ने तो परसों मंगाई है। तुझे बोला ना 1 हफ्ते बाद आना, तो 1 हफ्ते बाद आना। बेटा रामडर हलदर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने रेलवे स्टेशन पर देखे थे मौलवी साहब। मैंने खेत में सुबह बंदर का तमाशा देख रहे थे जी। अच्छा आने दो बेटा, उनका तमाशा बनाता हूँ। अरे आओ बेटा आओ, कहाँ थे इतने दिन? आ जाओ बेटा। हाँ जी, कहाँ थे भाई? अरे क्या हुआ बेटा? मौलवी साहब घर में कमी हो गई थी। ओह, किसकी कमी हो गई थी? चाचा की, ताऊ के, मौसी के, पड़ोसी के। ओह, कैसे हो गई थी बेटा? रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं। ओह उठे ही नहीं। इनके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। अरे पहले दे देना था ना, अभी पढ़ जाता तो। चलो बैठो, कल से ठीक समय पर आना। अच्छा बच्चों, मौलवी साहब के साथ मेले में बुलबुल लड़ाने कौन कौन जाएगा? ओह, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो सबक सुनाएगा वही मेले जाएगा। सबक सुनाओ, मेले जाओ। हलदर, जब तक तुम मेले में नहीं आते मैं एक भी पैसा खर्च नहीं होऊंगा। जल्दी आ जाना, ठीक है? अरे रामधर भग। अरे हलदर, तुम्हें मेले में नहीं जाना क्या बेटा? सबक सुनाओ, मेले में जाओ। अलीफ बे पे पे बेटा पे गमी हो गई थी ना, चल बैठ। मौलवी साहब, अलीफ बे पे पे बेटा पे गमी हो गई थी ना? हाँ मौलवी साहब। किसकी गमी हो गई थी?
चाचा के ताऊ के मौसी के पड़ोसी की। ओ कैसे हो गई थी बेटा? अरे रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं। मौलवी साहब को उसको बनाएंगे, गर्मी हो गई थी। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया था, पर मियाँ हल्दर का कुछ पता नहीं। क्या मौलवी साहब ने अभी छुट्टी नहीं दी? यह रास्ता भूल गया। आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी नहीं लगता था। ये संदेह भी होता था कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हल्दर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने अपने हिस्से की रेवड़ियाँ खाई और हल्दर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया कि मकतब होता चलूं, शायद हल्दर अभी वहीं हो, मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। क्या तुमने मेरे हल्दर मियाँ को देखा? तुम्हारे चाचा जान आए थे, हल्दर मियाँ के ऐसे तान के घुसा मारा कि मियाँ हल्दर जमीन के ऊपर गिर पड़े, और जो तुमने मौलवी साहब को पैसे दिए थे वो भी छीन लिए। अब तुम घर जाओ और घर जाके पिटाई खाओ। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया, पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव की डीह का सुनन किया। कहते हैं अगर गांव की डीह का सुनन करते हैं तो अच्छा होता है। ये सब कुछ किया, लेकिन जो जो घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। मालूम होता है आसमान फटकर गिरना ही चाहता है। हमारे घर के पास इमली का एक घना पेड़ था, मैं उसी की आड़ में छिप गया। बरोटे में पिताजी बैठे थे। पिताजी की तबीयत इन दिनों कुछ खराब हो गई थी। छुट्टी लेकर घर आए थे। ये तो नहीं कह सकते उन्हें शिकायत क्या थी, पर संध्या समय शीशे के गिलास में कुछ उड़ेड़ उड़ेड़ कर पीते थे। शायद वो किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवा सब बासी और कड़वी होती है, ये दवा भी बुरी ही थी, मगर हम जो दवा पीते हैं वो आंखें बंद करके एक ही सांस में घटक जाते हैं। पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 रोगी जमा हो जाते और घंटों इस दवा का मजा लेते। इस समय भी वहां दवा पी रहे हैं। रोगियों की मंडली जमा थी। आ गया तू? कहाँ था अब तक? इधर आ। तू चोरी भी करना सीख गया है? अब झूठ भी बोलेगा? हट। देखा, अभी इसमें पड़ा भी नहीं, इसका ये हाल है। जो इसमें पड़ गया ना तो इसका पजामा गीला हो जाएगा। अरे कोई नशा वशा नहीं हुआ है मुझे। देखे मेरे घर के आदर्श संस्कार। अंदर का दृश्य इससे कई भयंकर था। चोरी करना सीख गया है? चोरी करेगा? चोरी करना सीख गया तो चोरी करेगा। लो ये भी आ गया। क्यों है चोरी इसलिए की थी तूने? हल्दर ने। मैं ना कहती थी मेरे बच्चों में ऐसी आदत नहीं है, पैसों को तो ये छूते तक नहीं है और लोग मुझे ही उल्लू बना रहे हैं। अच्छा, अगर चोरी इसने की भी थी तो तूने घर आके बताया क्यों नहीं? हल्दर ने कहा था घर पे बताएगा तो मारूंगा। अरे मैंने कब बोला था कि मारूंगा? और वहीं तालाब के किनारे। अरे कौन सा तालाब के किनारे? अम्मा ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। तू ही झूठा है, पूरा संसार सच्चा है, तू ही झूठा है। तेरे बाप ने अगर 4 पैसे सही काम के कमाए होते तो अब तू भी सच्चा कहलाता। जिसकी किस्मत में लिखा है मिठाई खाना वो तो मिठाई खाएगा, तेरी किस्मत में लिखा है पिटाई खाना तो पिटाई का। खड़ा हो, चोरी करना सीख गया, चोरी करेगा तू, चोरी करेगा। अम्मा अम्मा मैंने चोरी नहीं की, वो हल्दर ने की है। मुझे पता है बेटा, तूने चोरी नहीं की है, वो तो हल्दर ही ऐसा है। मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। कुछ देर बाद मैं गुड़ और चबेना लिए बाहर आया। उसी के साथ साथ हल्दर चेवड़ा खाते हुए बाहर। बता, मैंने कब बोला था कि मारूंगा? अरे तुम्हारी तो मार खाने की आदत है भाई। अगर मेरे में घूंसा पड़ जाता तो मैं तो मर ही जाता। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुख में थी और मेरी दुख में, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना।
क्योंकि चोरी कहानी एक ऐसी कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन के सबसे करीब है। जैसे उनकी बचपन में सारी पढ़ाई लिखाई मदरसे में हुई, और उनका एक बड़े भाई थे, चचेरे भाई हल्दर का जो नाम से है, तो वो उनका देहांत हो गया था जब वो 15-16 बरस के ही थे। तो ये बड़ी खूबसूरत कहानी है जो बचपन के अपने और अपने भाई की यादों को जोड़ते हुए चलती है। लगभग जैसा हमें कलम के सिपाही में भी पता चलता है कि ये जो कहानी है इनके जीवन के सबसे करीब उस कहानी को माना जाता है। हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो प्रेमचंद के करीबी कैरेक्टर्स हैं, जो अड़ोस पड़ोस में जो हमें जिसका जिक्र हमें कलम के सिपाही में दिखता है, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं उनकी कहानियों में भी दिखते हैं। और प्रेमचंद कहीं ना कहीं जब हम करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें वो चरित्र अपने आसपास दिखने लग जाते हैं। उस तरह के बातें, उस तरह की सिचुएशंस, उस तरह की स्थितियां हमें आसपास भी दिखने लग जाती हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, तो वो बताएं कि उन्हें प्रेमचंद की कहानी में क्या इंटरेस्टिंग लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अपने नाटक की जो शुरुआत है वो प्रेमचंद से ही की है। जो मेरा मतलब मैंने नाटक जो करना शुरू करा है वो मैंने प्रेमचंद से ही की है। मेरी बहुत मतलब खुशकिस्मती है, जिसको रजनीश सर ने डायरेक्ट किया। जो अभी आपने चोरी देखा वो भी उसमें ही मैंने मतलब कैरेक्टर प्ले किया था। तो जब मैं बचपन में कहानियां करता था ये अलग तरीके से सोचता था, जो अब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आज की जो सिचुएशन है उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। उस टाइम तो अच्छा लगता था कहानी, मतलब ऐसा लगता था बहुत, मतलब इनका जो बनाया हुआ मतलब वातावरण है कहानी का वो बहुत रियल लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसमें खो गए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज की एक मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि जो रंगभूमि जो उनकी कहानी है, मेरे को आज ये बात पता चली कि जो उसमें कैरेक्टर है सूरदास का, वो प्रेमचंद ने खुद को रखते हुए ही लिखा है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। तरह की रियलिस्टिक कहानी लिखते थे तो उसमें बहुत ये नेचुरल सी बात है कि वो चरित्र और वो स्थितियां आसपास जरूर देखता है लेखक, तभी उनको लिख पाता है। इसके अलावा संजू कुछ कहना चाह रही थी। संजू कुछ कहना है तो प्लीज। हाँ जी सर, थैंक यू। सो जिस तरह से दीपक खुशकिस्मत हैं प्रेमचंद्र जी के बारे में जानकर, उनकी लाइफ की शुरुआती वहीं से हुई। सो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को लकी समझती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट जब स्टोरी में आने लगी, जब मैंने प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी, दो बैलों की कथा एंड बूढ़ी काकी, ये दोनों कहानियां पढ़ करके मुझे मतलब लाइफ में जो स्टोरी की तरफ जो मेरा इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा बिल्ड हुआ। एंड मुझे पता चला कि इनकी जो स्टोरी है वो हमारे रियल लाइफ से बिलोंग करती है और काफी रिलेटेबल है। एंड उन दो बैलों की कथा पढ़ करके मुझे मेरे अंदर जानवरों के प्रति जो एक भावना और एक रिस्पेक्ट पैदा हुई वो अभी भी है। एंड बूढ़ी काकी जी, जो कि अभी आपने अभी शेयर किया कि वो हर घर में है, वो एक रियलिटी है। सो वो रिस्पेक्ट एनिमल्स को लेकर के और सीनियर सिटीजन को लेकर के, वो मेरे अंदर प्रेमचंद्र जी की स्टोरी पढ़ करके ही मुझे काफी नॉलेज हुई। सो आई एम रियली थैंक्सफुल कि प्रेमचंद्र जी जैसे हमारे दुनिया में हैं और वो अभी भी ना रह करके भी किताबों के जरिए, कहानियों के जरिए, उपन्यास के जरिए हमें हमारे रियल लाइफ के बारे में अवेयर करवाते हैं और एक्सपीरियंस देते हैं, और वो एक्सपीरियंस एकदम ट्रू है और काफी रियल है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर प्रेमचंद जी। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्रेमचंद उपन्यास भी लिखते थे। उनके उपन्यास बड़े, रंगभूमि खास तौर से एक ऐसा उपन्यास था जो कि एक बहुत बड़ा उपन्यास बन जाता। तो मैं एक बात और बता दूं कि प्रेमचंद ने बहुत अच्छे निबंध भी लिखे थे और हमारी टीम बहुत क्योंकि निबंध पे भी काम कर रही है। आदिल, थोड़ा सा बात करें इसमें, निबंध के क्या क्या विषय रहे उनके? हाँ जी सर, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने प्रेमचंद के ऊपर कोई कार्यक्रम रखा सर। जहाँ तक कहानियों के बारे में आपने सर जिक्र किया, निबंधों का जो सिलसिला है, प्रेमचंद ने जो ज्वलंत राजनीतिक आर्थिक मुद्दे हुआ करते थे उन पे काफी बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं। जैसे उस वक्त के स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था तो उस पे राष्ट्रवाद पे प्रेमचंद के क्या विचार थे, और सांप्रदायिकता और संस्कृति कैसे एक दूसरे का चेहरा ओढ़ करके हमारे सामने आती है और सांप्रदायिकता के क्या खतरे पैदा होते हैं समाज के अंदर, उस पर भी प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला है। उसके
बात जो अंधविश्वास है समाज के अंदर में, जो उनकी कहानियों में भी बहुत ज्यादा दर्शा है, उन्होंने अपनी कहानियों में दर्शाया है कि शायद ये उस वक्त का परिप्रेक्ष्य हो कि हाँ उस वक्त समाज में उस तरह से चेतनागत विकास नहीं था जिसके वजह से अंधविश्वास हो, लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि वो शायद वो जो कुंठा है वो अभी तक हटी नहीं है। प्रेमचंद इसलिए खास थे उस समय 80-90 साल पहले के लेखक होने के बावजूद अभी के लिए भी, क्योंकि प्रेमचंद ने साहित्य को, कहानियों को एक ऐसी शब्दावली दी है जिसको हर कोई पढ़ सकता है। ये बच्चे भी बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, बड़े भी आसानी से समझ सकते हैं उस चीज को। तो जो कल्पना और यथार्थ का जो दीवार था, प्रेमचंद ने उस दीवार को लांघ करके एक ऐसा साहित्य हमारे सामने परोसा है जो सबके लिए, बहुत आने वाले कई पीढ़ियों के लिए भी प्रासंगिक रहेगी और अभी भी प्रासंगिक है। तो आने वाले समय में हम निबंध पे कर रहे होंगे तो उसमें आपको उनकी झलक दिखेगी, प्रेमचंद ने अपने निबंध में क्या विचार रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए।